अब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद प्रणाली है उसकी आलोचना भी की जाती है। देखिए, कोई भी कार्य होता है उसकी आलोचना होती है, होनी चाहिए। एक मतलब सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो गया वो सबसे बेस्ट नहीं है, उससे बेस्ट हो सकता है। तो उससे बेस्ट तक अपन तभी पहुंचेंगे जब उसकी आलोचना करेंगे। सकारात्मक आलोचना, मतलब फॉर्मेटिव आलोचना होनी चाहिए एक तरीके से। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है उसकी आलोचना भी हुई है। यह जटिल, दुर्बोध एवं पेचीदी पद्धति है। यदि किसी चुनाव में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो आनुपातिक पद्धति व्यर्थ हो जाती है। वस्तुतः जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाता है वहां आनुपातिक पद्धति अपनाना महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत शब्द का प्रयोग असंगत है। वे लिखते हैं कि इस पद्धति में और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में मतों का हस्तांतरण होता है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में अंतर है। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि लिखित रूप में यह निर्वाचन प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है, किंतु व्यवहार में यह सरल प्रक्रिया है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह निर्वाचन प्रक्रिया संघीय सिद्धांत के अधिक अनुरूप है। राष्ट्रपति के चुनाव के समय जनता में कोई हलचल नहीं होती और चुनाव अत्यधिक शांति के साथ संपन्न हो जाता है। पायली के शब्दों में, यद्यपि यह चुनाव अखिल भारतीय महत्व का है, किंतु इसमें भाग लेने वालों की संख्या 4,848 1997 में आज लगभग 5,000 होगी, इसलिए यह कार्य सामान्य सी घटना रह जाती है। ये देखिए, आज तक जो अपने राष्ट्रपति बने हैं, सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका अवधि थी 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962। दूसरे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 1962 से 67 तक। जाकिर हुसैन साहब 1967 से 69। वेंकट गिरी साहब 69 से 3 मई से 20 जुलाई 1969। अहम हिदायतुल्ला साहब मतलब 20 जुलाई से 24 अगस्त कार्यवाहक रहे हैं। वेंकट गिरी साहब भी कार्यवाहक रहे। फिर वेंकट गिरी साहब फुल प्लेस बन गए थे 69 से 74 तक। फिर फखरुद्दीन अली अहमद साहब आ गए 74 से 77 तक। फिर वीडी जत्ती 1977 से 1977 25 जुलाई 11 फरवरी से 25 जुलाई कार्यवाहक रहे। फिर नीलम संजीवन रेड्डी साहब, ये 77 से 82। ज्ञानी जेल सिंह साहब 82 से 87। आर वेंकट रमन 87 से 92 तक। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 1992 से 97 तक। के आर नारायणन साहब 1997 से 2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। और प्रणब मुखर्जी साहब 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। और 2017 से वर्तमान तक रामनाथ कोविंद साहब अपने यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब जो इसमें जो समझने लायक जो पहलू बच गया अपने पास, वो है राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीति। ये एक बड़ा ही टेक्निकल, या यूं कहें कि एक व्यवहारिक इशू है। इसके ऊपर अपन थोड़ा सा हल्का सा दृष्टिपात कर लेंगे तो अपने अच्छे से समझ में चीज आ जाएगी। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, इसीलिए राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी। संवैधानिक प्रधान होने के कारण हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं दी है, तथापि उनके पद को सत्ता और गरिमा से युक्त बनाया है। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है जो संकट के समय संवैधानिक यंत्र को संतुलित कर सकता है। यद्यपि 42वें संविधान संशोधन तथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल का परामर्श मानना बाध्यकारी कर दिया गया है।
तथापि यह आशंका निर्मूल नहीं है कि विकट राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति का प्रतिष्ठित पद मुख्य प्रस्तर सॉरी की भूमिका अदा कर सकता है। भारतीय राजनीति में सत्ताधारी दल का श्रेष्ठ वर्ग इस तथ्य से पूर्णतया परिचित है कि सन 1967 के चतुर्थ आम चुनावों से लेकर आज तक राष्ट्रपति के प्रत्याशी का चयन खूब सोच समझकर किया गया है। राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी का चयन अथवा राष्ट्रपति चयन की राजनीति भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यद्यपि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक के राष्ट्रपतियों की चयन प्रक्रिया का राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में विश्लेषण किया जाए तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन तो मात्र औपचारिकता है, सत्ताधारी दल द्वारा ही प्रत्याशी का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चयन का मुख्य कारण था कि सरदार पटेल और मौलाना आजाद जैसे शक्तिशाली नेताओं द्वारा उनका समर्थन किया गया। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के चयन का प्रमुख कारण था कि नेहरू जी चाहते थे कि इस बार दक्षिण भारतीय को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए एवं उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने की परंपरा डाली जानी चाहिए। चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के चयन के समय मुख्य तर्क यह था कि इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को इस पद पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के भरोसे का व्यक्ति होना चाहिए। कांग्रेस संगठन और प्रधानमंत्री के गुटों में टक्कर में श्री वीवी गिरी का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन आसान हो गया। छठे राष्ट्रपति श्री अहमद के चयन के समय मुख्य तथ्य यही था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का व्यक्ति होना चाहिए। परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में श्रीमती गांधी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठा सकती थी जो उनकी किनारे रखकर सारी हुकूमत अपने हाथ में लेने की सोचे। सातवें राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर चुन लिए गए। सभी राजनीतिक दलों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करके एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। वस्तुतः राष्ट्रपति पद पर उनका चयन ही एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना साबित हुई कि निर्वाचन की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रह गई। सत्तारूढ़ दल जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को जिस तरह सलाह मशविरा किया उसे एक आदर्श अनुकरणीय परंपरा ही कहा जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह जी न केवल पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि थे बल्कि अलगाव के इच्छुक, असंतुष्ट, उग्रपंथी, खालिस्तानी तत्वों को ध्यान में रखते उनका चयन किया जाना राजनीतिक दृष्टि से अधिक उपयोगी समझा गया। ज्ञानी जैल सिंह जी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी, पीएम्स प्रेसिडेंट, ये देखिए ये एक नोट करने लायक पॉइंट है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति कौन सा था, ज्ञानी जैल सिंह जी के लिए ये कहा जाता है। वेंकट रमन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पद पर आसीन करने के पीछे यही धारणा थी कि संवैधानिक राष्ट्रपति की भूमिका का ही निर्वाह करेंगे। वेंकट रमन के शब्दों में, संविधान ने राष्ट्रपति के लिए एक मर्यादा कायम कर रखी है, मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेसाई प्रत्याशी बनाने का मुख्य कारण यह था कि वे विवादास्पद व्यक्ति नहीं रहे। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की और विपक्षी दल भी उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ नहीं थे। यहां तक कि भाजपा और राष्ट्रीय मोर्चे के नेता एनटी रामाराव भी उन्हें सर्वसम्मत प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए। यदि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जोड़ तोड़ की राजनीति के बजाय राजनेता की तरह आचरण करते तो डॉक्टर शर्मा आम सहमति से राष्ट्रपति चुने जाते। डॉक्टर शर्मा की पिछली उपलब्धियों और योग्यताओं को मद्देनजर रखते हुए यह कहा गया कि वे सामयिक परिस्थितियों में सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। श्री के.आर. नारायणन भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने जाने पर यह कहा गया कि देश के सर्वोच्च एवं गरिमामय पद पर पहली बार दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पदासीन हुआ है। लेकिन यह मात्र संयोग ही है कि नारायण का जन्म केरल के एक दलित परिवार में हुआ। वस्तुतः नारायणन का राष्ट्रपति पद पर चुना जाना उनकी प्रशासनिक योग्यता, विद्वता, राजनीतिक सूझबूझ, संवेदनशीलता और गरिमापूर्ण व्यवहार का परिणाम है। समसामयिक राजनीतिक हालात और केंद्र में गठबंधन सरकार की स्थापना के कारण जो नया राजनीतिक परिदृश्य बना, उसकी पृष्ठभूमि में नारायण के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई,
जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। जितना व्यापक राजनीतिक समर्थन नारायणन को मिला, निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत कहा गया। फरवरी 1998 में राज्यपाल रोमेश भंडारी की भूमिका के बारे में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को लिखे पत्र के संदर्भ में जब राष्ट्रपति को राजनीतिक विवाद में घसीटा जाने लगा, तो विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि संविधान के संरक्षक होने के नाते राष्ट्रपति जी ने एक वयोवृद्ध राजनेता की तरह काम किया है। इस प्रणाली के एक सच्चे निर्णायक के रूप में उन्होंने यह दिखा दिया कि वे कतई अनुचित बात सहन करने वाले नहीं हैं। जब मैं ये कहता हूं कि श्री नारायणन हमें आप पे गर्व है, तो समूचा राष्ट्र मेरे साथ है। एपीजे अब्दुल कलाम देश के पहले राष्ट्रपति थे जो गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। इससे पहले देश के तीसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी हालांकि सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उनके संबंध थे। 1997 में कलाम को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। वर्ष 2007 में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चयन किए जाने के प्रमुख कारण उनका महिला होना, कांग्रेस व नेहरू गांधी परिवार की पुरानी वफादार होना तथा इसके अतिरिक्त चूंकि मराठी पाटिल राजस्थान के एक शेखावत से ब्याही सो वह राजग समर्थित उम्मीदवारों तत्कालीन राष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत को तगड़ी टक्कर देने की स्थिति में थी। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में ये राजनीति है। तो अपन ये देख सकते हैं कि अमूमन राष्ट्रपति वही बनता है जो सत्तारूढ़ दल जिसको चाहता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इंटरेस्टिंग रहा। इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोरारजी देसाई की सरकार, इस टाइम पे जो राष्ट्रपति चुने गए वो थोड़े से इंटरेस्टिंग रहे। जैसे अब्दुल कलाम साहब का चुनाव है, नारायणन साहब का चुनाव है, और बाकी तो जिनको कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी जिनको चाह वो ही बने। जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वहाँ भी टक्कर अच्छी थी। अभी जो रामनाथ कोविंद साहब चुने गए, ये भी मतलब प्रधानमंत्री का आदमी है एक तरह, यूँ कह सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से भारत में इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब अगला जो अपन बात करेंगे वो राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर बात करेंगे। शक्तियों के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि अमूमन भारत के तमाम काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी मोटी मोटी चीजें अपन थोड़ा सा आगे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।